हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड वंदोरा के फ्री चैप्टर वाइज सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह इस सीरीज़ की 6th वीडियो है। पिछली वाली वीडियो में हमने जो वंदोरा का ऑफिशियल सिलेबस है उसका यूनिट नंबर 4 से मोशन वाला जो टॉपिक है उसको पूरा कवर कर लिया था, यानी मोशन वाला चैप्टर है जो 9th क्लास में, उसे डिस्कस कर लिया था। इस वाली वीडियो में हम उससे आगे यानी कि फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ इसको डिस्कस करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम, यानी कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसमें क्या क्या देखेंगे। इसमें हम देखेंगे फोर्स क्या होता है, कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, और गति के 3 नियम देखेंगे अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। इनर्शिया क्या होता है, मास क्या होता है ये देखेंगे, मोमेंटम क्या होता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये क्या होता है। ठीक है, तो ये सब देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। वीडियो जो इसमें लिखा हुआ हिंदी में, लेकिन मैं आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दूंगा, तो इंग्लिश वाले बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला टॉपिक है फोर्स। फोर्स यानी कि बल। बल क्या होता है, देखिए, किसी भी कार्य करने के लिए या तो हमें उस वस्तु को धकेलना पड़ता है या फिर उस वस्तु को खींचना पड़ता है। ठीक है, यानी कि किसी भी कोई वस्तु है उसको, इस पर हम कार्य कब करेंगे, जब इसको धकेलेंगे, है ना, यहाँ से फोर्स लगाएंगे और ये यहाँ से इसको इधर कर देंगे, या फिर इसको खींच के इधर ले आएंगे अपने पास। तो किसी भी कार्य को करने के लिए या तो हमें उस वस्तु को खींचना पड़ता है या फिर उसे धकेलनी पड़ती है। ठीक है, इसी खींचने या धकेलने को ही बल कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे कि दरवाज़ा है, दरवाजे को खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे खींचना पड़ेगा, उसे पुल करना पड़ेगा। ठीक है, तो दरवाज़ा खोलने के लिए या तो दरवाज़ों को खींचना पड़ेगा, और यदि अंदर की साइड खुलता है तो उसे धकेलना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके वो दरवाज़ा खुलेगा। अलमारी का दरवाज़ा है, उसको भी खोलना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, जो उसका दरवाज़ा है उसको खींचना पड़ेगा, या फिर उसको, और उसे बंद करना है तो उसमें धकेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो खींचना और धकेलना हो रहा है इसी को बोलते हैं फोर्स, इसी को बोलते हैं बल। ठीक है, अब देखिए इफेक्ट क्या होते हैं बल। अगर किसी पे हमने फोर्स लगाया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस वस्तु पे। तो बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाना है, यानी अगर कोई वस्तु स्थिर है, रुकी हुई वस्तु है, स्टेशनरी है, तो उसको मोशन में ला देती है। ठीक है, तो उसको मोशन में ला देता है बल। ओके, जैसे उदाहरण के लिए एक फुटबॉल है, फुटबॉल आराम से बैठा हुआ था, उसको आके लात मार दिया आपने, तो वो क्या हो गया, पहले तो स्टेशनरी था वो, अब क्या आ गया, मोशन में। बॉल था वो मोशन में आ गया। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा बल का, यदि कोई वस्तु गतिशील है यानी मोशन में हो पहले से, तो हम अगर उस पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगा के उसे रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गाड़ी चल रही थी, गाड़ी पे ब्रेक लगा दिया हमने, तो गाड़ी क्या हो जाएगा, रुक जाएगी। ठीक है, तो इससे हम मतलब फोर्स की सहायता से हम गाड़ी को रोक सकते हैं। ओके, और इफेक्ट देखें, और इफेक्ट, बल किसी भी गतिशील वस्तु को दिशा बदल सकती है, यानी सीधी जा रही थी कोई वस्तु, ठीक है, हमने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया, उसको इधर घुमा दिया। ठीक है, यानी कि जो फोर्स है वो किसी भी वस्तु का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या, साइकिल चला रहे थे, साइकिल के हैंडल से आपको लेफ्ट में जाना था, हमने लेफ्ट घुमा दिया उसका हैंडल, तो आप लेफ्ट में चले गए, यानी कि फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ओके, आगे देखते हैं कि बल किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, यानी कि वो एक वेलोसिटी से जा रहा था, वेलोसिटी, अब फोर्स लगा के आप उसकी वेलोसिटी को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। अगर जिस डायरेक्शन में चल रहा है वस्तु उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में हम अगर फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी घट जाएगा। ठीक है, गाड़ी चला रहे थे आप, गाड़ी को एक्सेलरेटर आपने खींच दिया, उसका एक्सेलरेटर दबा दिया, यानी आपने अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट किया। ठीक है, एक्सेलरेट किया तो क्या होगा, उसका जो वेलोसिटी था वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर इसी को हम रोकना चाहें तो क्या, तो ब्रेक दबाएंगे और गाड़ी रुक जाएगी। आगे देखते हैं, 5th पॉइंट है कि बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन करते हैं, यानी कि उसका जो शेप है और उसका जो साइज है दोनों में परिवर्तन चेंज कर सकते हैं बल लगा के। ठीक है, जैसे कि हथौड़े से मारने से कोई पत्थर टूट जाता है तो उसका आकार क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार तो बल क्या करता है, बल का 5th इफेक्ट है कि किसी भी वस्तु का आकार या फिर आकृति में भी चेंज ला सकता है। तो ये तो हो गए कुछ बल के यानी फोर्स के इफेक्ट। अब आगे देखते हैं, आगे है कि फोर्स 2 प्रकार के होते हैं, यानी फोर्स की बात करें तो 2 प्रकार के फोर्स होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड, और एक होता है अनबैलेंस्ड, यानी कि संतुलित बल और एक असंतुलित बल। अब बैलेंस फोर्स कैसा होता है, अनबैलेंस, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, 2 संख्यीय आशिक थे। ठीक है, एक था ए और एक था बी। ठीक है, अब ये दोनों एक लड़की को चाहते थे, वो है सी। अब ए चाहता है कि वो उसके साथ चली जाए और बी चाहता है कि वो उसके साथ चली जाए। ठीक है, तो बी क्या करेगा, इसे अपनी तरफ खींचेगा, और ए क्या करेगा, इसे अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब अगर
मान के चलते ए और बी दोनों की ताकत बराबर है, दोनों बिल्कुल बराबर ताकत रखते हैं, तो क्या ये जो लड़की है वो किसी की तरफ नहीं जा पाएगी, बीच में ही अटक जाएगी। ठीक है, यानी कि जो फोर्स लगा, जो ए ने फोर्स लगाया इसे अपनी तरफ खींचने के लिए और बी ने जो फोर्स लगाया, दोनों क्या है, इक्वल है। देखिए ये तो इस साइड लगा रहा है फोर्स और ये इस साइड लगा रहा है, ए इधर लगा रहा है, यानी कि दोनों अपोजिट है। और जो अगर देखें तो ए के पास भी उतना ही फोर्स है, यानी ए की भी उतनी ताकत है और बी की भी इतनी ताकत है। तो क्या हो रहा है कि ये जो सी है, सी जो लड़की है वो किसी की तरफ भी मूव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इस पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे जो बल लगा, यानी यहाँ जो फोर्स लगा वो क्या है, बैलेंस्ड फोर्स, इसी को बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स यानी कि बैलेंस फोर्स होता है जब वे एक दूसरे को निष्प्रभावित कर देते, कैंसिल कर देते। यानी इसके पास भी जैसे 5 न्यूटन इधर, ये ऑब्जेक्ट है बीच में, ठीक है, ए ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर और अपनी तरफ खींचा, बी ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया अपनी तरफ खींचा। अब देखिए दोनों बराबर है, 5-5 न्यूटन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कैंसिल इसलिए होंगे क्योंकि देखिए दोनों का परिमाण तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन जो अपोजिट है दोनों, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, तो दोनों क्या होगी, कैंसिल। बैलेंस फोर्स क्या होता है कि दोनों तो इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वस्तु है वो मूव नहीं कर पाती है। अब आप बैलेंस फोर्स समझ गए होंगे, ठीक है। बैलेंस फोर्स के इफेक्ट देखते हैं। बैलेंस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, जब किसी वस्तु पर हम बैलेंस फोर्स लगाएंगे, यानी इक्वल और अपोजिट फोर्स, इक्वल यानी अपोजिट, इक्वल और अपोजिट फोर्स को ही बोलेंगे बैलेंस फोर्स। तो किसी वस्तु पे जब हम बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, जो उसकी अवस्था है, स्टेट है उसकी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो बल है वो समान है, यानी अगर वो यहाँ पे है तो वो यहीं पे रहेगा, स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसकी, इधर नहीं मूव करेगा ना ही इधर मूव करेगा, ठीक है। पहला इफेक्ट देखते हैं, बैलेंस फोर्स किसी वस्तु के आकार और आकृति को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। देखिए इसे ऐसे समझते हैं, एक बलून है, गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारा, इधर से भी आपने 5 न्यूटन लगाया यानी बैलेंस फोर्स लगाया, इधर से भी 5 न्यूटन लगाया, तो इसके जो स्टेट है यानी अवस्था है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, यहीं पे रहेगा। लेकिन जब इसे इधर से फोर्स लगाओगे इधर से, तो ये पिचक सा जाएगा, कुछ पिचक सा जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आकार जो हो जाए वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स क्या करता है कि आकार और आकृति तो चेंज कर देता है, लेकिन तभी तो ये फोर्स हो रहा है, क्योंकि फोर्स जब लगता है तो आकार और जो साइज है उसका वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अनबैलेंस फोर्स। देखिए सेम कंडीशन है, 2 पागल आशिक ए और बी, ठीक है, एक लड़की सी। अब जो ए था वो कुछ दिन बाद बॉडी वॉडी बना के आ गया, मस्त खा पी के आ गया, मतलब बी से ज़्यादा ताकतवर हो गया, ठीक है। अब इसने इसे अपनी तरफ खींचा, बी ने इसे अपनी तरफ खींचा, अब ए इससे ज़्यादा ताकतवर हो गया बी से खा पी के, तो क्या करेगा, ए इसे अपने साथ ले जा लेगा, ठीक है, ए सी इसके साथ चली आएगी। तो ये क्या हुआ, ये वो अनबैलेंस्ड फोर्स लगा यहाँ पे, ठीक है। ए है जो, ए ने ज़्यादा फोर्स लगाया और बी ने कम फोर्स लगाया, तो जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा बॉडी उधर मूव कर जाएगी, ओके, ठीक है। तो ये होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि अपोजिट साइड में तो लग ही रहे हैं, अपोजिट, ये इधर लग रहा है इधर लग रहा है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो भी अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। इसी को बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। और बॉडी किधर मूव करेगी, जिधर फोर्स ज़्यादा है, जिधर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उधर बॉडी मूव करेगी। अब इसके इफेक्ट देख लेते हैं, प्रभाव क्या पड़ेंगे। किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील कर देगा, ठीक है। कोई वस्तु रुकी हुई है, जैसे कि हमने देखा ये इधर ए था इधर बी था, तो इसने इसको मूव करवा दिया, यहाँ से मोशन में ला दिया, ओके। किसी भी गतिशील वस्तु को आप वेग बढ़ा सकती है, यानी उसके वेलोसिटी को बढ़ा सकती है, ठीक है। जैसे इस डायरेक्शन में कुछ मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा दिया, ठीक है, इसी डायरेक्शन में हमने ज़्यादा फोर्स लगा दिया, तो क्या हो गया, ये इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु के वेग को कम कर सकती है, वेलोसिटी को कम कर सकती है, यानी कि देखिए जैसे एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ठीक है, और अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया, यानी कि इस डायरेक्शन में जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, अगर ये फोर्स ज़्यादा हुआ इससे ज़्यादा हुआ ये फोर्स, तो क्या करेगा, इसकी जो वेलोसिटी है उसे बढ़ा देगा। और अगर अपोजिट साइड लगाया हमने, इधर से लगाया और जो ये अपोजिट साइड से लग रहा है, और अगर इसका परिमाण ज़्यादा हुआ यानी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ, तो क्या करेगा, इसकी स्पीड को कम कर देगा, जो इस साइड है इसकी स्पीड को कम कर देगा, ठीक है, यानी इसकी वेलोसिटी को कम कर देगा, ओके। आगे देखते, किसी भी गतिशील वस्तु को स्थिर बना देगा, यानी कि कोई वस्तु मोशन में है तो उसको रोक देगा, ओके, ये भी होगा। किसी भी वस्तु के आकृति और आकार में परिवर्तन कर देगा, ये तो हो ही जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्स समझ गए होंगे, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं गति के नियम, यानी कि लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले गैलीलियो ने कुछ प्रयोग किए, ठीक है, प्रैक्टिकल्स किए और अपना कंक्लूजन निकाला, एक निष्कर्ष निकाला, और यह स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई वस्तु गतिशील है यानी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ठीक है, और स्टेशनरी यानी स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल यानी कि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है,
ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु गति में तो गति करती रहेगी जब तक उस पर फोर्स ना लगे, ठीक है, ओके। पर यह भी कहना असंभव होगा कि किसी वस्तु पे असंतुलित बल नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि कोई भी वस्तु हो, मतलब इस पृथ्वी पे कोई भी वस्तु है उस पर कोई ना कोई असंतुलित फोर्स लग ही रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स लग ही रहा है। यानी प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये असंभव है कि किसी वस्तु पर शून्य असंतुलित बल हो, यानी कि कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो, ये कहना असंभव है। क्यों? देखिए, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, घर्षण बल, या फिर वायु के द्वारा दाब लग रहा होता है, दाब वाला फोर्स, ठीक है, और अन्य प्रकार के। और अगर कोई फोर्स नहीं भी लग रहा होता है, एक फोर्स तो हर वस्तु पे लग रहा होता है, वो कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो पृथ्वी लगाती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली रूप से देखें तो ऐसा असंभव है कि किसी वस्तु पे अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो हर वस्तु पे कोई ना कोई असंतुलित फोर्स लगा रहता है, ठीक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे देखते हैं न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। न्यूटन ने गैलीलियो के सिद्धांतों का अध्ययन किया, जो उन्होंने स्टडी किया था उनको इन्होंने अध्ययन किया, ठीक है, और वस्तु की गति का विस्तृत अध्ययन किया और गति के 3 नियम दिए। अध्ययन किया, गैलीलियो ने जो बोला उसका स्टडी किया इन्होंने अच्छे से, और फिर अपना 3 नियम दिया। 3 नियम देखते हैं कौन कौन से नियम। पहला नियम दिया उन्होंने जड़त्व का नियम, यानी कि इनर्शिया, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे न्यूटन का प्रथम नियम, या फिर इसको बोलते हैं गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। 3 नाम हो गए इसके, इनर्शिया का नियम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और एक हो गया गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम भी फर्स्ट लॉ को ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, जो गैलीलियो ने कहा था ना अपने स्टेटमेंट में, वही है इसमें कि न्यूटन के गति के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में, रेस्ट में, तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में तो मोशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। अभी इनर्शिया अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये कि जैसे कि कोई बॉल है, ठीक है, तो ये बॉल स्टेशनरी रखा हुआ है ग्राउंड में, तो ये ग्राउंड में ऐसे ही रखा रहेगा जब तक कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगाता, यानी इस पर कोई आके उठा नहीं लेता या इस पर कोई लात नहीं मारता, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और यदि कोई चीज़ मोशन में यानी कार चल रही है, चलती रहेगी जब तक कि उस पर हम ब्रेक नहीं दबाएंगे, यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो चलती रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके डेली लाइफ में। एग्जाम्पल क्या है फर्स्ट लॉ के, कि अगर व्यक्ति बस में खड़ा है और बस अचानक से चलने लग जाए तो किधर की ओर जाएगा? पीछे की ओर गिरेगा, ठीक है, वह व्यक्ति पीछे की ओर गिरेगा। और अगर बस चल रही है और बस ने अचानक ब्रेक मारा तो यात्रीगण किधर? आगे की ओर झुक जाएंगे, ठीक है। ये भी याद रखना है, आगे झुकेंगे, पीछे गिरेंगे, ये सब ध्यान रखना है आपको। ये किसकी वजह से हो रहा है? इनर्शिया की वजह से, ठीक है। यानी कि जब व्यक्ति खड़ा था तो वो रेस्ट में था, तो जैसे ही बस आगे को चली तो उस पर क्या लगा? एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, ठीक है, जो उसके रेस्ट का विरोध करने लग गया, ठीक है। यानी इसको मोशन में लाने की कोशिश किया, तो इसका विरोध कर रहा है, ये रेस्ट में होने का विरोध किया, इसलिए ये व्यक्ति क्या हो गया? पीछे की ओर चला गया, और गाड़ी तो आगे की ओर जाएगी इसलिए पीछे गिर गया। और इसी का जैसे कि गाड़ी आगे की साइड जा रही थी, ठीक है, और एकदम से रुक गई, तो जो गाड़ी के साथ अंदर यात्री लोग बैठे हुए थे वो भी इसके साथ ही जा रहे थे, यानी उसकी डायरेक्शन, उनका वेग भी देखें, वेलोसिटी, वो भी आगे की तरफ था। अब गाड़ी ने अचानक ब्रेक मारा, ठीक है, ब्रेक मारा, तो व्यक्ति जो इसके अंदर बैठे हुए थे उनकी जो वेलोसिटी वो आगे की तरफ थी, ठीक है, यानी वो मोशन में थे, ठीक है। तो वो मोशन में रहना चाहेंगे, लेकिन उस पर फोर्स कौन सा लगा? रुकने का फोर्स लगा, रेस्ट का, तो इसलिए वो आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है, फिर रुक जाते हैं थोड़ी देर में, ओके, ये हो गया। और देखते हैं, आगे देखते हैं। और जैसे गीले कपड़े को सुखाने से पहले हम कपड़े को झाड़ते हैं, ठीक है, गीला कपड़ा है उसमें पानी की बूंदें होती है, और सुखाने से पहले उसको झाड़ देते हैं, तो झाड़ने से क्या होता है? जो उसके पार्टिकल्स होते हैं बूंद के, वो झड़ जाते हैं उससे, और फिर उसको सुखाते हैं, ठीक है, ये हो गया। और भी आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हो। अब आगे देखते हैं मास और इनर्शिया, ठीक है। मास यानी कि द्रव्यमान और जड़त्व, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें देख लेते हैं। जो जड़त्व होता है, यानी कि जो इनर्शिया है, इनर्शिया क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जबकि मास क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये कैसी प्रॉपर्टी? वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तित होने का विरोध करता है। यानी एक प्रकार की ये प्रॉपर्टी है जिसमें वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, या अगर उसको कुछ छेड़खानी करते तो वो उसका विरोध करता है, और यही है इनर्शिया। और जो इनर्शिया होता है वो द्रव्यमान पे यानी कि मास पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, यानी कि जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है। ये तो हो गया इनर्शिया, यानी कि हल्की वस्तु होगी उसकी अपेक्षा भारी वस्तु में ज़्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है।
ओके, ये समझ गए, क्योंकि जो इनर्शिया है वो द्रव्यमान भी डिपेंड कर रहा है। भारी वस्तु का इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, और हल्की वस्तु का इनर्शिया कम होगा। ओके, और अगर देखें द्रव्यमान क्या होता है, यानी कि मास क्या होता है, तो किसी वस्तु के जड़त्व की माप है ये, किसी वस्तु की जड़त्व की माप कि उसमें कितना इनर्शिया है उसकी माप है। मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड मास, ठीक है, इसे बोलते हैं मास। ओके, तो ये समझ गए होंगे आप। अब आगे देखते हैं इनर्शिया के टाइप, ठीक है। इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इनर्शिया 3 टाइप की होती है। देखिए, पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या करेगा, गति होने का विरोध करेगा। देखिए, इनर्शिया का मतलब क्या है, विरोध, एक प्रकार के विरोध। अगर मोशन में तो मोशन ही में रहना है उसको, अगर उसे रोकने की कोशिश करेगा तो उसका कोई विरोध करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, एक पत्थर है, बड़ा सा पत्थर, ठीक है, आप वो रेस्ट में है, ठीक है। अब वो रेस्ट में, आप गए उस पर लात मार रहे हो, लात मार रहे हो उस पर, ठीक है। तो अब लात मारोगे तो आपको चोट लगेगी पैर में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने उसका जो वो रेस्ट में रहना चाह रहा था और आपने उसको छेड़ा, उसको चेंज करने की कोशिश की, मोशन में लाने की कोशिश की, तो उसने आप पे लगा दिया इनर्शिया। इनर्शिया कौन सा, रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगा दिया। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट यही बोलता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में रहना चाहती है तो रेस्ट में रहेगी, अगर उसमें हम गति कर रहे हैं तो उसका वो विरोध करेगी, और यही होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, इसके एग्जांपल क्या होगी, फुटबॉल को किक मारते हैं, फुटबॉल क्या था, रेस्ट में उसको किक मारेंगे तो वहाँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा। पत्थर को लात मारते हैं, ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगला देखते हैं, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन यानी कोई वस्तु मोशन में है तो अब वो मोशन में रहना चाहेगी और उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो उसका वो विरोध करेगी, ठीक है, उसका वो विरोध करेगी, यानी रुकने का विरोध करेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब, अब कंफ्यूज मत होना, इनर्शिया ऑफ मोशन आया तो इसका मतलब ये नहीं कि मोशन चाहिए उसको, ठीक है, वो मोशन का विरोध करेगा वो, ठीक है, मोशन का विरोध करना है उसने, ठीक। अब देखते हैं थर्ड होता है, तीसरे टाइप का इनर्शिया होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इससे क्या पता है कि एक डायरेक्शन में जा रहा होगा, अब उसके हम डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसका वो विरोध करेगा, यानी कि दिशा में परिवर्तन का विरोध, दिशा में परिवर्तन का विरोध। इसका एग्जांपल क्या हुआ कि कार को हम सीधा चला रहे थे, अब उसकी स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा इनर्शिया काम करेगा, तो वहाँ करेगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, समझ गए आप तीनों टाइप के इनर्शिया। अब आगे चलते हैं मोमेंटम पे। और एक चीज़ और, इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया को कोई भी यूनिट होता है, यूनिट क्यों नहीं होता, क्योंकि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इनर्शिया तो एक प्रॉपर्टी है ना, क्वांटिटी नहीं है, तो क्वांटिटी नहीं है तो इसका यूनिट भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, यानी कि संवेग क्या होता है, किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा, उस किसी ऑब्जेक्ट में जितना भी गति है, जितनी भी उसमें मोशन है, उसी को बोलेंगे हम मोमेंटम, ठीक है। और इसके फॉर्मूले की बात करें तो P=mv होता है, mv, यानी इसको मैथमेटिकली रूप से बोलें तो किसी वस्तु में उसका द्रव्यमान और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट को उसका मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। P=mv। अब यहाँ से अगर इसकी यूनिट निकालें, देखिए P=mv हुआ, m का क्या होता है kg, और ये v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, ये आ गया kg मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है, ठीक है। और देखते हैं मोमेंटम से रिलेटेड के एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, उससे पहले समझते हैं कि मोमेंटम डिपेंड किस पे कर रहा है, यानी कि p किस पे कर रहा है, एक तो मास पे कर रहा है और एक वेलोसिटी पे कर रहा है। यानी कि अगर मास ज़्यादा होगा तभी भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा तभी भी ज़्यादा होगा। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि एक ट्रक है, ट्रक यानी कि जिसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है, उसने आराम से भी टक्कर मार दी किसी को तो चोट ज़्यादा लगेगी। क्यों, क्योंकि जो उसका मोमेंटम होगा ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जो p है वो m/v, p मास पे भी डिपेंड कर रहा है और p वेलोसिटी पे, यानी उसका मास ज़्यादा हुआ तभी भी मोमेंटम ज़्यादा, और वेलोसिटी ज़्यादा तभी भी ज़्यादा। देखिए, अगर वेलोसिटी ज़्यादा और मास कम हुआ, जैसे कि एक बंदूक की गोली होती है, बंदूक की गोली होती है, उसका मास तो बहुत कम होता है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो तो शरीर के आर पार भी निकल जाती है, ठीक है, इतना ज़्यादा उस पर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो एग्जांपल की बात करें, यानी किसी पत्थर से किसी का सर फोड़ देना, ठीक है, किसी पत्थर से किसी का सर फोड़ दिया तो वो भी एक मोमेंटम का उदाहरण है, उसमें पत्थर में भी एक मोमेंटम था जिससे उसका सर फूट गया, ठीक है। बंदूक की गोली, देखिए बंदूक की गोली अभी बताया मैंने कि उसका जो v है वेलोसिटी वो ज़्यादा होगा, ठीक है, वो जान भी ले सकती है, ठीक। और देखिए, चलती हुई गाड़ी से टकरा के किसी व्यक्ति को चोट लग जाना, ये भी एक मोमेंटम का उदाहरण है। आगे चलते हैं, मोमेंटम, मास और वेलोसिटी में रिलेशन, तो आपको बता दिया मैंने कि P=m/v होता है, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, मोमेंटम बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है कि एक पत्थर जिसका मास इतना है 10 kg, उसको 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से फेंका जाता है तो उसका संवेग यानी कि मोमेंटम क्या होगा, तो P=mv, m कितना है 10 और v कितना है 2। आपको यूनिट का ध्यान रखना है, सब SI में होना चाहिए, तो SI में सब तो कर देंगे 20, और जो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड,
तो 20 kg मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आंसर। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ठेले का द्रव्यमान इतना है, ठीक है 4000 kg, और उस पर रखे सामान का वजन 20,000 kg है। अगर ठेला 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है तो इसका संवेग क्या होगा, इसका मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, तो मोमेंटम कैसे निकलेगा, टोटल कितना वेट हो जाएगा ठेले का सामान के साथ। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 4,000 ये और 20 ये, तो 24,000 हो गया। 24,000 इंटू वेलोसिटी कितनी है इसकी 2, इसको इंटू कर देंगे तो 48,000 kg मीटर पर सेकंड, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है गति का दूसरा नियम। ठीक है, अब गति का दूसरा नियम देखिए, अब मोमेंटम समझ गए, मोमेंटम पे बेस्ड दूसरा नियम। ठीक है, तो गति के दूसरे नियम में न्यूटन ने ये कहा कि जो मोमेंटम में चेंज होगा, ठीक है, मोमेंटम में जो भी चेंज होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के। ठीक है, तो न्यूटन की गति दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, उस पर लगने वाले असंतुलित बल, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, यानी कि मोमेंटम, देखिए मोमेंटम क्या होता है, एम वी, तो और ये मान लेते हैं फाइनल मोमेंटम हो गया, और एम यू ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब इसमें चेंज क्या होगा, एम वी माइनस एम यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, और रेट यानी कि टी कर देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हो गया। ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, फोर्स के। ठीक है, यानी फोर्स प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम में जितना भी चेंज हो रहा है उसकी दर, उसका जो रेट है, मोमेंटम चेंज का रेट है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फोर्स। ठीक है, आया था एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी। अब m यहाँ सेम है, इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से तो m को कॉमन ले लिया, यहाँ पे, तो अंदर बचा v माइनस यू बाई टी, और v माइनस यू बाई टी पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और एक्सेलरेशन a लिख दिया। ठीक है, m में। अब आपको पता है कि जैसे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं, यानी प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल जब लगवाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यानी कि f इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है उसके साथ m में। ठीक है, और प्रयोगों द्वारा ये ज्ञात किया जाता है, वैज्ञानिक लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे यहाँ पे, f इजगल टू m में, और यही होता है गति का दूसरा नियम, f इजगल टू m में। ठीक है, यानी कि मोमेंटम में जो भी चेंज हो रहा है उसकी रेट किसके प्रोपोर्शनल होगी, फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा नियम। ओके, अब आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि खिलाड़ी द्वारा किसी बॉल को कैच करना, तब जब वो कैच करता है, ठीक है, तो उसके मोमेंटम को क्या करता है, धीरे धीरे जीरो कर देता है। ठीक है, यानी उसके मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, उसको वो डायरेक्टली फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो वो उसके मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसको धीरे धीरे कम करके जीरो कर देता है। ठीक है, इसलिए उसके हाथों में चोट नहीं लगता, यानी कि फोर्स ज़्यादा नहीं लगता, इसलिए चोट नहीं लगता है, क्योंकि जो उसके मोमेंटम को वो हाथ पीछे जब कैच करते हैं तो हाथ को पीछे लाते हैं बॉल के साथ पकड़ते हुए। इससे क्या होता है, जो मोमेंटम में जो चेंज हो रहा होता है वो धीरे धीरे जीरो हो जाता है। ठीक है, अतः उसका जो फोर्स होता है वो भी जीरो हो जाता है। ओके, और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोई छत से सुसाइड कर रहा है, तो उसके लिए नीचे की वो लगाते हैं ना, एक जाली सा लगाते हैं जिसपे वो गिरता है तो उसको चोट नहीं लगती। इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी करते हैं कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम को धीरे धीरे हम शून्य कर देते हैं। मोमेंटम में जो चेंज होगा, यानी फाइनल मोमेंटम होगा, जो इनिशियल मोमेंटम उसमें जो चेंज हो रहा है उसे धीरे धीरे करके हम जीरो कर देते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गए सेकेंड लॉ के। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए, 1 न्यूटन किसी भी चीज़ का आप डेफिनेशन पूछे कि 1 एम्पियर का बता दो, 1 न्यूटन का या 1 जूल का, किसी का भी, तो देखिए उसका फॉर्मूला लिखे सबसे पहले। जैसे न्यूटन किसका होता है, फोर्स का, F इक्वल टू m में। ठीक, अब देखिए सबको एक एक करना है, एक का पूछना है तो एक m को भी 1 कर दिया और a को भी 1 कर दिया। ठीक है, तो 1 कर दिया। अब देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी कि 1 न्यूटन वह फोर्स है, अगर जब इसको 1 1 कर देंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 न्यूटन वह फोर्स है जो 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट पे लगाने पर उस पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, कि अगर हम किसी 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो उसमें कितना एक्सेलरेट हो जाएगा, वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसकी डेफिनेशन 1 की। ठीक, आगे देखते हैं।
आप देखते हैं थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन का लॉ, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी भी क्रिया के ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यानी हमने किसी पर क्रिया की तो उतनी ही क्रिया विपरीत डायरेक्शन से हमारे ऊपर भी होगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन का नियम, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में एक दूसरे के अलग होते हैं, ठीक। देखिए इधर 5 न्यूटन इधर लगाएंगे तो ये भी क्या लगाएगा, 5 न्यूटन इधर से लगाएगा, लेकिन ये क्या होगा, अपोजिट होगा, ये माइनस हो गया। अगर ये प्लस है तो ये माइनस, अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ठीक है, अपोजिट में हो गया। ओके, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सड़क पर चलना, सड़क पर चलने में कैसे लग रहा है ये, देखिए सड़क पर हम आगे की साइड चलते हैं, पीछे की साइड क्या लगता है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। नाव को खेना यानी कि नाव चलाना, नाव चलाने के लिए हम पीछे की साइड लगाएंगे किसी डंडे या फिर जो चप्पू होता है उससे, तब नाव आगे चलेगी, ठीक है। और देखते हैं नाव से उतरने पर नाव पीछे चली जाती है, यानी जैसे किनारा आ गया और ये पूरा पानी है, अब नाव यहाँ पे पहुँची तो आपको यहाँ किनारे पे जाना है, तो आप इससे छलांग मारोगे तो नाव पीछे की साइड चल जाएगी। यानी कि आपने इस पर इधर की साइड फोर्स लगाया, आपने इधर फोर्स लगाया तो नाव इधर चली गई इस साइड, अपोजिट फोर्स लगाया इस पर, ठीक है, एक्शन रिएक्शन हुआ यहाँ पे। ओके, अगला देखते हैं बंदूक का प्रतिक्षेप करना यानी रिकॉइल करना। बंदूक जो रिकॉइल करते हैं ना, गन चलाने पे हिलती है बंदूक, उसी को वो भी क्या है, न्यूटन के थर्ड नियम का एग्जाम्पल है, ठीक, ठीक है। तो आप समझ गए। अब देखिए जो न्यूटन के तीनों नियम है वो क्या क्या बताते हैं हमें फोर्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, इसलिए आप यहाँ से ध्यान दें जो मैं बोल रहा हूँ। जो पहला लॉ है, पहला लॉ जो फोर्स है उसकी डेफिनेशन बताता है, ठीक है, पहला लॉ फोर्स की डेफिनेशन। दूसरा उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बताता है। और तीसरा उसका नेचर बताता है कि फोर्स का नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि पहला जो लॉ है वो फोर्स की डेफिनेशन देता है, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड बताता है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, और तीसरा उसका नेचर होगा, कैसा नेचर है फोर्स का, ये बताता है तीनों लॉ, ठीक है। ओके, पहला लॉ हो गया इनर्शिया वाला लॉ, दूसरा हो गया F = ma, ठीक है, यानी इसमें मोमेंटम आया था। और थर्ड लॉ हो गया एक्शन और रिएक्शन यानी कि F = -F, इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी इक्वल है और अपोजिट है, ठीक है, ये हो गया। अब ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझेंगे, संवेग संरक्षण का नियम समझेंगे, यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, पहले एग्जांपल लेते हैं, दो बॉडी है, एक है ए एक है बी, ठीक है। ये ए इधर से आया और बी इधर से आया, दोनों आपस में टकरा गए। ए का मास था m1, बी का मास था m2। ए की जो इनिशियल वेलोसिटी थी u1 और बी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u2। टकराने के बाद क्या होता है, दोनों टकराए आपस में, ठीक है, टकराए। अब देखिए टकराने के बाद क्या हुआ, इसने इसको टक्कर मारा तो ये इधर चला गया, इसने इसको टक्कर मारा तो ये इधर चला गया। तो मास तो m1 ही है और इसका है m2, पर जो वेलोसिटी अब वो चेंज हो जाएगी, जो पहले वेलोसिटी थी अब वो वेलोसिटी नहीं रहेगी। अब ए की वेलोसिटी होगी v1 और बी की वेलोसिटी होगी v2, यानी फाइनल वेलोसिटी v1 और बी की होगी v2, ठीक है। अब देखिए मास कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि मोमेंटम को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा जो वो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के, ठीक है। यानी जो शुरू में मोमेंटम है वो बाद में जो मोमेंटम होगा उसके बराबर होगा, नहीं तो लूज होगा उसका और ना ही गेन होगा, ना तो ज़्यादा आएगा ना ही ज़्यादा जाएगा, जितना था शुरू में उतना ही होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको मैथमेटिकली बता देता हूँ। जैसे बॉडी ए है, बॉडी ए का शुरू में मोमेंटम निकालते हैं। शुरू में मोमेंटम यानी इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m1 मास इंटू क्या होता है वेलोसिटी, शुरू में वेलोसिटी कितना है u1, तो m1 u1 हो गया ए का शुरू में मोमेंटम। बी का देखते हैं इनिशियल मोमेंटम m2 और u2, ये हो गया, ठीक। अब देखिए ये हो गया। अब टक्कर के बाद देखते हैं, टक्कर के बाद क्या हो गया, टक्कर के बाद मोमेंटम क्या हो गया, m1 v1 और m2 v2, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि जो शुरू का मोमेंटम था, ठीक है, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसी को हम प्रूफ करेंगे, देखिए कैसे होगा प्रूफ। देखिए बॉडी ए है, जो बॉडी ए में मोमेंटम चेंज कैसे आएगा, देखिए बॉडी ए में मास तो m1 है, बॉडी ए में मोमेंटम में चेंज कितना आएगा, मास m1 है, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल क्या है v1 u1, तो ये तो हो गया उसके मोमेंटम में चेंज, ठीक है। अब बॉडी बी में देखते हैं मोमेंटम में चेंज कितना होगा, m2
बाद में क्या हो गया इसका वेलोसिटी v2, शुरू में क्या था u2, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब देखिए रेट देखते हैं कि मोमेंटम चेंज की रेट क्या होगी बॉडी ए में। मोमेंटम चेंज की रेट क्या होगी m1 v1 माइनस u1 बाई टी। रेट मतलब नीचे टाइम आ जाएगा। ऐसे ही बॉडी बी में देखेंगे, बॉडी बी में भी आ जाएगा, नीचे टी आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये तो हो गया। अब देखते हैं फोर्स, जैसे टक्कर होगी, यानी कि ए बॉडी और बी बॉडी की टक्कर हुई, ए बॉडी और बी बॉडी, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने भी इस पे कुछ फोर्स लगाया हुआ, तो देखते हैं कि ए ने बी पे कितना फोर्स लगाया, यानी ए ने बी पे फोर्स कितना लगाया, तो जितना इसका मोमेंटम होगा वही तो लगाएगा ये, यानी m1 v1 माइनस u1 बाई टी, इतना फोर्स लगाया इसने, ठीक है, इतना फोर्स लगाया इसने इस पे, और इतना ही। और बी देखते हैं, बी कितना लगाएगा, बी ए पे कितना लगाएगा, जितना इसका मोमेंटम होगा, यानी m2 v2 माइनस u2 बाई टी, ये हो गया। इतना फोर्स बी लगा रहा है, इतना फोर्स ए लगा रहा है इस पर। ओके, अब आपको पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है कि अगर हम किसी पे फोर्स लगाएंगे तो वो भी उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट लगाएगा, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है ना एक्शन रिएक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही लगेगा, ए ने इस पे लगाया तो बी ने इस पे लगाया, देखिए तो ये क्या होंगे, इक्वल अपोजिट होंगे। u1 बाई टी ये बराबर किसके होगा, m2 v2 माइनस u2 बाई टी, और ये क्या होगा, अपोजिट होगा, इसलिए माइनस का साइन लग गया। अब देखिए टी से तो टी कट गया, ठीक है, टी से टी कट गया। अब आगे चलते हैं, इसकी इंटू अंदर कर देते हैं, m1 की इंटू अंदर कर देते हैं, m2 की इंटू अंदर कर देते हैं। तो जब इसकी इंटू करेंगे तो देखिए क्या होगा, इंटू करते हैं हम, तो m1 v1 होगा माइनस m2 माइनस m1 u1 होगा, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा, m2 की इंटू करेंगे अंदर, m2 v2, ठीक है, माइनस, और ये माइनस है बाहर में, इसको मत छोड़ देना, ये बाहर में माइनस है पूरे में, तो m2 u2, ठीक है, ये हो गया। इस माइनस की इंटू अंदर करेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब u वाले को एक साइड लिख देते हैं, v वाले को एक साइड लिख देते हैं, ठीक है। इसको इधर ले आता हूँ मैं u वाले को, और इस v वाले को इधर ले जाता हूँ, तो ये माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ये हो गया। यानी यही तो था मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही था कि इनिशियल मोमेंटम यानी m1 u1 और m2 u2, और जो बाद का मोमेंटम है यानी m1 v1 और m2 v2, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, और यही आ गया सेम है दोनों, देखिए बराबर का निशान है बीच में, यानी कि दोनों सेम है, यानी कि यही होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ना तो मोमेंटम का लॉस हुआ और ना ही मोमेंटम गेन हुआ, ठीक है। तो ये समझ गए। तो आपको यहाँ से ध्यान क्या देना है, आपको याद क्या रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, m1 u1 प्लस m2 u2, यानी दोनों का शुरू का मोमेंटम प्लस इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यानी दोनों का बाद का मोमेंटम, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। ये आपको याद रखना है। यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए मैं आपको करवाऊंगा भी एक दो न्यूमेरिकल। तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने फिजिक्स के न्यूमेरिकल वाली वीडियो में भी लिया था, तो यदि आपने फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं देखा है, 51 क्वेश्चन वाली न्यूमेरिकल, उसमें मैंने जितने भी फिजिक्स के चैप्टर हैं सबसे न्यूमेरिकल कवर किए हैं, तो यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 20 ग्राम द्रव्यमान, ठीक है, की गोली है, ठीक है, ये यहाँ की होगा, 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली 2 kg द्रव्यमान की राइफल से 150 मीटर पर सेकंड से प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रति सेकंड में वेग की गणना कीजिए, ठीक है। ओके, तब देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे यहाँ पे, यानी कि जो शुरू का मोमेंटम होगा दोनों का, गन का और जो राइफल है उसकी, और बाद का जो मोमेंटम होगा गन और उसका राइफल का, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, प्रतिक्षेपित वेग यानी रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है। रिकॉइल वेलोसिटी कब होगी, जब उससे कुछ गोली निकलेगी, उसके बाद जो गन हिलेगी उसी को बोलेंगे रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। ओके, यानी कि फाइनल वेलोसिटी निकालना है, वी निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, दो टेबल बना लेते हैं, एक तरफ लिख देता हूँ मैं बुलेट और एक तरफ लिख देता हूँ मैं गन, ठीक है। बुलेट का मास मान लेता हूँ m1, और दे कितना रखा है ये 20 ग्राम, 20 ग्राम। अब ये ग्राम में दे रखा है, आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा केजी में, ठीक है। तो इसको केजी में करेंगे, इसे 1000 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1 0 से 0 कर दिया, यानी 0.02 kg आ गया इसका मास, ठीक है।
तो मास इसका M1 क्या आ गया 0.02, और इसका मास यानी कि जो राइफल है उसका मास कितना है M2, इसको मान लेते 2 kg दे रखा है M2। शुरू इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अच्छा गन और जो बुलेट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, क्यों होगी, क्योंकि जो जब हम शुरू में गन पकड़ेंगे, ठीक है, तो वो दोनों स्थिर रहेगी, उस पर कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होगा जब हम गन पकड़ेंगे तो अपने आप उसमें गोलियां चल रही होगी, ऐसा नहीं होगा, दोनों क्या होंगे रेस्ट में होंगे, ठीक है। तो रेस्ट में होगा, इसलिए इसका भी U1 0 और इसका भी U2 0, दोनों का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो V1 क्या होगा इसका, जो बुलेट है, बुलेट का V1 दे रखा है कितना 150 दे रखा है, 150 मीटर पर सेकंड, और V2 हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें लगा देते हैं हम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि M1 U1 शुरू का जो मोमेंटम है दोनों का, प्लस M2 U2 बराबर किसका होगा, बाद का जो फाइनल मोमेंटम है M1 V1 प्लस M2 V2, इसके बराबर। अब वैल्यू रख देते हैं M1 U1 यहाँ रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि U1 तो 0 है, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इधर के तो 0 हो गया, ठीक है, इधर 0 होगा, इसको उठा के इधर ले आता हूँ मैं, ठीक है, इस वाले को उठा के इधर ले आऊँगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि M1 V1 इज इक्वल टू माइनस M2 और V2, ठीक है, समझ गए। अब वैल्यू रख देते हैं, M1 की वैल्यू 0.02, ठीक है, V1 की वैल्यू हमें पता है, V1 की वैल्यू 150, ठीक है, और M2 की वैल्यू पता है हमें, इधर -2 इंटू V2 निकालना है, V2 ऐसे रख देंगे, ठीक है। इसको इंटू करेंगे, यहाँ दूनी 30, ठीक है, 30 हो गया, और 1 0 यहाँ लगेगा, ठीक है, और 2 0 और हटा देंगे तो 3 आ गया इसका, ठीक है, 3 आ गया, 3 इक्वल टू 2.V2, सॉरी माइनस है यहाँ पे। अब V2 निकालना है, इसको नीचे भेज देंगे इसके, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है, नीचे आ गया, 2 से इसको काटेंगे तो 1.5 -1.5 मीटर पर सेकेंड, -1.5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया V2, यानी कि रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी -1.5, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है, तो देखिए, तो यही हमारा आंसर -1.5, ओके। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन में कि 2 हॉकी खिलाड़ी है, ए और बी है, ठीक है, ए का मास दे रखा है, बी का भी मास दे रखा है, और ए का जो वेग है यानी इनिशियल वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकंड, और बी जो खिलाड़ी है उसका मास ये है और इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है। अब दोनों क्या हो गए, टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं, तो हमें बताना है कि टकराने के बाद उनका वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, और किस दिशा में गिरेंगे, ये मेन है कि किस डायरेक्शन में गिरेंगे, ठीक है। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे होगा। देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर से आपको वैसे ही टेबल बना लेना है, ठीक है। एक खिलाड़ी ए है, एक खिलाड़ी बी है, ठीक है, इसका मास दे रखा है, मास है 50, ठीक है, M1 मान लेता हूँ इसको, इसका M2 मान लेता हूँ, और ये दे रखा है 60, ठीक है, ओके। इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है V1 U1 दे रखा है, U1 कितना है 4 इसका, और U2 कितना दे रखा है, U2 इसका दे रखा है 3, ओके। अब देखिए 2 चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब टक्कर होगी, टक्कर के बाद क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जब टक्कर होती है दोनों में, 2 में टक्कर होगी तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी दोनों बराबर हो जाएगी, यानी जो V है इसका V1 और इसका जो V2 है दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, यानी हमें V1 या फिर V2 दोनों में से एक फाइंड करना है, ओके, ये हो गया। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें शुरू में कुछ मानना पड़ेगा कि ऐसे मान लेते कि जो खिलाड़ी ए था वो लेफ़्ट से राइट जा रहा था, और जो खिलाड़ी बी है वो राइट से लेफ्ट आ रहा था, ये मानना है हमें यहाँ पे। और प्लस माइनस मान लेते हैं कि जो लेफ़्ट से राइट जा रहा था उसे हम पॉजिटिव से दिखाएंगे, और जो राइट टू लेफ़्ट जा रहा था उसे हम नेगेटिव से दिखाएंगे, ठीक है। तो अब लास्ट में जो आंसर देखेंगे, जब आंसर आ जाएगा, अगर उसमें नेगेटिव आएगा तो हम देखें लेफ्ट गया, यानी राइट से लेफ्ट गिरेंगे वो, ठीक है। तो करते हैं इसको आगे, फिर से लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो शुरू की वेलोसिटी की, शुरू का मोमेंटम कितना है M1 U1, M1 कितना है 50 डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, और U1 कितना है, U1 है 4, ठीक है, प्लस M2 कितना है 60। और अब देखिए जो 30 है इसको माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि इधर सारी वैल्यू माइनस में लेना है, लेफ्ट टू राइट, इधर मैंने माइनस माना है ना, माइनस, सॉरी राइट टू लेफ्ट है ये, राइट टू लेफ्ट, तो इधर की सारी वैल्यू को मैं क्या लूँगा, माइनस में लूँगा, ठीक है। तो यह माइनस में 3 ले लिया मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू M1 कितना है 50 इंटू V1 प्लस 60 इंटू V2, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ बोला कि जो फाइनल वेलोसिटी है दोनों बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो इसको V मान लेता हूँ मैं, ठीक है। देखिए आगे
यानी इसको आगे सॉल्व किया था तो 50 चौक कितना हो गया 200, 200 ये हो गया और माइनस 18 ये हो गया। ठीक है, इधर इसे सॉल्व करके इज इक्वल टू, इधर मास था 50v और 60v। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए v क्या है, v दोनों बराबर, v1 और v2 बराबर हो जाएंगे, तो v को मैं क्या लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। v को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 50 और 60, 50 और 60 बच गया। ठीक है, 50 और 60 कितने होंगे 110। ठीक है, v की वैल्यू इतनी होगी। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा 20 सॉरी। तो देखिए आगे क्या था 200 माइनस 180। ठीक है, इज इक्वल टू अंदर कितना 110v, v बराबर हो गया था ना दोनों को फाइनल वेलोसिटी। ठीक, तो इधर घटाएंगे कितना गया 20। ठीक है, 20 इधर आया 110v। ठीक है, इसको नीचे भेज देंगे, इसके नीचे भेज देंगे। ओके, ठीक है, तो हमारा आ गया था कितना आ गया था 20/1110 इक्वल टू v। ठीक है, इसको काट लेते हैं, तो इसे काटें, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया तो एक बार में गया, फिर बचा 9 और फिर जाएगा 8 बार में। ठीक है, तो 0.18 समथिंग आएगा। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड। अब देखिए किस में आया, पॉजिटिव आया है। ठीक है, पॉजिटिव आया तो देखिए हमारा आंसर तो हो गया 0.18 इससे वो गिरेंगे इस वेलोसिटी से। अब किस डायरेक्शन में गिरेंगे, अब हमारा आंसर है पॉजिटिव। हमने पॉजिटिव किसको लिया था, इधर लेफ्ट टू राइट वाले को पॉजिटिव लिया था, लेफ्ट टू लेफ्ट वाले को पॉजिटिव, तो लेफ्ट टू राइट गिरेंगे वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट गिरेंगे। ठीक है, तो समझ गए इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे एक दो और क्वेश्चन करोगे तो आप समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रक है और एक कार है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, वेग समान है, ब्रेक लगाते हैं, दोनों कुछ दूरी पर जाके रुक जाते हैं, तो रुकने से पहले क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर लग रहा है मोमेंटम का। देखिए मोमेंटम में क्या था, P इक्वल टू mv, जिसका मास ज़्यादा था उसमें मोमेंटम ज़्यादा था। अब जिसका मोमेंटम ज़्यादा उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा उसे रोकने में। ठीक, देखिए इसमें क्या होगा, ट्रक का जो मास है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो दोनों की इक्वल है ना, तो वेलोसिटी से कोई फ़र्क नहीं है। अब जो कार है, कार का मास क्या होगा, कम होगा, तो जो ट्रक होगा वो देर में जाके रुकेगा। ठीक है, देर में जाके रुकेगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, दोनों समान दूरी पर रुकेंगे, नहीं, कार कम दूरी तय करेगा। जी ठीक, कार कम दूरी पर रुकेगा और ट्रक ज़्यादा जाके रुकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न किस परिस्थिति में नेट फोर्स जो शून्य नहीं होगा नेट फोर्स। देखते हैं, हवा में तैरती हुई वस्तु, इस पे होगा क्या शून्य। एक गेंद के कुछ ऊंचाई से गिराते हैं, यानी फ्री फॉलिंग करवाते हैं। फ्री फॉल को हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। पानी की सतह पर तैरती कॉक, देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि किसी पे जीरो अनबैलेंस फोर्स लगे। ठीक है, तो हर किसी पे लग ही रहा होगा कुछ ना कुछ फोर्स, तो इसमें से क्या है, सभी है, किसी पे भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, सब पे कुछ ना कुछ फोर्स लग ही रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी 3 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर कोई बल आरोपित करने पर उसका वेग 4 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड होता है, संवेग में परिवर्तन है। मोमेंटम में चेंज क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है mv, तो पहले बाद का निकाल लेते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या होगा 3 × 10 यानी 30 हो गया, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल है गया ये 3 × 4 यानी 28, तो 30 में से 28 गया, कितना बचा 2 kg मीटर पर सेकंड, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, 2 kg मीटर पर सेकंड, आंसर नंबर बी। ठीक, पानी की टोटी को 2 उंगली की सहायता से खोला जाता है, तो इस स्थिति में आरोपित बल क्या होगा। ठीक है, तो पानी की टोटी को खोल रहे हैं 2 उंगली से और वो खुल जा रही है, इसका मतलब क्या, हमारा जो हमने जो उस पर फोर्स लगाया वो ज़्यादा होगा और किस में, अपोजिट साइड में होगा, अपोजिट साइड में है, इसलिए तो खुल गया, क्योंकि टोटी बंद है, बंद ही रहना चाहिए, वो खुलना थोड़ी ना चाहिए। हम उसके अपोजिट लगा रहे हैं फोर्स, यानी कि विपरीत दिशा में लगा रहे हैं फोर्स, परिणाम में बराबर होता तो खुलता ही नहीं, एक दूसरे के समांतर हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, विपरीत दिशा में है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार का इंजन कार में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उत्पन्न करता है, यदि यह कार समान द्रव्यमान की दूसरी कार को भी खींचे तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। ठीक है, तब कितना एक्सेलरेशन होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देख एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम में। ठीक है, अब यहाँ से ए निकालते हैं, ए क्या चल जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अगर ए निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा F/m, यानी कि जो ए है वो एम के क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एम को बढ़ाएंगे, मास को बढ़ाएंगे तो ए कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये था, अब मानते ए डैश हो गया, ए डैश में क्या किया, फोर्स तो उतना ही है, एम को क्या कर दिया,
डबल कर दिया। जब इसको डबल करेंगे, अब देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं, ए डैश को ए से डिवाइड कर देते हैं। ए डैश की वैल्यू क्या थी, f/2m, ठीक है, अपॉन f/m, ठीक। m से m कट गया, f से f कट गया, ठीक है। अब इसको पलट देते हैं, पलटना भी क्यों, ए डैश इक्वल टू 1/2 ए हो जाएगा। यानी कि जो पहला ए था उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पहले का जो ए था उसका आधा हो जाएगा, ए डैश, नया ए जो होगा ए डैश वो पहले का आधा हो जाएगा, ए का /2। तो यानी पहले 4 था तो अब कितना हो जाएगा, उसका आधा कितना हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 न्यूटन का एक बल 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है, वस्तु के वेग में परिवर्तन कितना होगा, ठीक है। तो लगा देते हैं यही सेकंड वाला लॉ जो था, F = m v माइनस यू, यानी कि मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है बाई टी, ये लगा देते हैं। मास हमें दे रखा है, ठीक है, एक वस्तु पर 10 सेकंड के लिए लगाया जाता है, तो आरोपित, ठीक। तो देखिए इसमें F दे रखा है, M दे रखा है, T भी दे रखा है, और हमें यही निकालना है v - u, यानी कि जो वेग में चेंज कितना हो रहा है वो। तो रख देते हैं सारी वैल्यू, 100 यहाँ रख दिया M की जगह, और मास कितना है 2, v - u निकालना है, इसको ऐसे रख देते हैं, और T कितना दे रखा है 10, तो T को यहाँ भेजेंगे तो कितना होगा 1000 को 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 500। तो इसका आंसर क्या होगा 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो गाइस इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।